हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत और आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। और एलिमिनेशन रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, E1, E2 एंड E1CB। बच्चों को ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि E1 कौन सी है, E2 कौन सी है एंड E1CB मैकेनिज्म यानी कि E1 कॉन्जुगेट बेस ये कब फॉल होगा। और जो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तुम भी करते होगे कि सिट्ज़ेफ अल्कीन कब बनेगी और हॉफमैन के कौन कौन से केसेस हैं जब हॉफमैन अल्कीन बनती है। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर जो है आपका क्लास 12 का, उसमें आप एलिमिनेशन पढ़ना सीखते हो। लेकिन मैं यहाँ पे जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शंस आपके सिलेबस में है सारी कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, मैं वहाँ पर ये नोट्स जो है अपलोड भी कर दूँगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपली स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में बातें तो करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया 2-क्लोरोब्यूटेन। अब इस पर अगर आपको रिएक्शन कुछ ऐसे दी है H2O एंड अगर एलिमिनेशन करवानी है तो हीट का सिंबल आपको दिया होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एलिमिनेशन होगी, बेसिकली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आप पढ़ते हो अल्काइल हैलाइड में, तो Cl हट के OH लग जाता है। H2O जो है ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, एक वीक बेस है। अब यहाँ पर होगा क्या, हीट का सिंबल देखते ही आपके दिमाग में पहले एक बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन ना करवा के मुझे एलिमिनेशन करवानी है। लेकिन होगा कैसे, अब क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल अगर याद हो आपको SN1 रिएक्शन करते थे। अब SN1 एंड E1 रिएक्शंस जो हैं वो हैंड इन हैंड चलती हैं। जैसा SN1 होता है वैसे ही ऑलमोस्ट E1 भी होता है, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये Cl जो है लीव कर जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज। अब सब्सटीट्यूशन में आप क्या करते थे, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये पॉजिटिव चार्ज को, कार्बोकेटाइन को दिलवा देते थे और बाद में OH यहाँ पर मेरे पास बन जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एलिमिनेशन होनी है तो एक हाइड्रोजन मैंने रेड से दिखाया। अच्छा, ये हाइड्रोजन मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये जिस पोजीशन पर क्लोरीन लगा इसको बोलते हैं अल्फ़ा, और जो इसके साथ वाली कार्बन है इसको बोलते हैं बीटा। तो एक बीटा पोजीशन पर ये वाला हाइड्रोजन मैंने शो कर दिया। दूसरी अगर मैं बीटा पोजीशन पे दिखाना चाहूँ तो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, एक हाइड्रोजन ये है। अब बात ये है कि H2O किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो दोनों पर मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पर H2O का ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये बॉन्ड यहाँ चली जाएगी और जो मेरा अल्कीन बनेगा दैट विल बी ब्यूटुइन। तो ये कैसा बना, ब्यूटुइन। लेकिन अगर यहाँ पर ब्लू वाला हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता तो जो अल्कीन बनता वो कौन सा बनता, ये ब्यूट1इन। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा और ध्यान से देख रहा है इसको, तो ये है ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस अल्कीन है ना ये, तो सिस भी तो बन सकती है, बिल्कुल। तो एक तो ये भी होता है सिस अल्कीन। तो मेजर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट अगर आपको लिखना होगा, क्योंकि हमें तो यूजुअली एक ही प्रोडक्ट लिखना होता है, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होती है तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर ये है, ये ब्यूट1इन मेजर क्यों नहीं है, देखो जो ये मेजर प्रोडक्ट है ये कौन सा है, सिट्ज़ेफ अल्कीन। और ये जो राइट में अल्कीन है मेरे पास ब्यूट1इन, ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको मैं बोलता हूँ हॉफमैन अल्कीन। बेसिकली हॉफमैन अल्कीन के कुछ केसेस हैं, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन पानी जो है एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, साथ ही साथ ये बल्कि भी नहीं है कि यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट बने, तो यहाँ पर मोर स्टेबल अल्कीन बनेगी जो कि है सिट्ज़ेफ अल्कीन। अब किसी बच्चे को अगर ये ना पता हो कि सिट्ज़ेफ अल्कीन स्टेबल कैसे होती है तो मैं आपको देखना बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास, आप पाई सिस्टम को देखो, ये जिस पर डबल बॉन्ड है इसके साथ वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप हॉफमैन अल्कीन में देखो तो इस पाई बॉन्ड के सिस्टम के साथ यही वाला कार्बन है सिर्फ, और इस पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पर 2 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसलिए हम बोलते हैं मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला जो है यहाँ पर मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला आपको समझ में आया, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल यानी कि पानी अटैक करता है और आपको हीट का सिंबल दिया है तो सबसे पहले जो आपको माइंड में रखना है E1 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है। और साथ ही साथ जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, सिट्ज़ेफ अल्कीन, यानी कि जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब आगे चलते हैं। कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट ही क्यों किया, तो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है।
तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है बाय न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूँ अल्कीन की तो वो भी मैटर करती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, देखो अगर कोई भी अल्कीन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब यहाँ पर भी आर ग्रुप है, 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 तो सबसे पहली बात यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद एक एक आर ग्रुप कम करते चलो, तो यहाँ पर आर आर और आर, अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब 4 वाले से तो कम ही होगी। अब एक और अल्काइल ग्रुप कम कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास कैसे बन जाएगा, एक आर ग्रुप यहाँ, एक आर ग्रुप यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये जो मैंने फॉर्म बनाई है ये है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी आएगी इसके बाद, और ट्रांस से कम किसकी होती है, सिस की। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आर एंड आर। अब मैंने अल्काइल ग्रुप 2 ही रखे हैं, तो फ़र्क किस में डाला है, सिस और ट्रांस में। तो ये कैसी अल्कीन है, सिस अल्कीन। अब इससे अगर कम स्टेबल की बात करूं तो एक और अल्काइल ग्रुप कम कर दो, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, आर एच एच और एच। तो ये लीस्ट स्टेबल अल्कीन होगी, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो कम स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कम है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे देख सकते हैं। चाहे तुम एक काम करो, आर की जगह ना CH3 लगा लो पहले केस में, तो CH3 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 4 बार CH3 लगा है, इसका मतलब यहाँ पर 4 × 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, मतलब सभी के पास CH3 है ना, और वो 4 टाइम्स लगे हुए हैं, तो 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। और अगर सेकंड केस में देखूंगा तो 3 × 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। फिर ट्रांस वाले में अगर आप देखोगे तो 3 और 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। सिस में भी 6 होंगे, लेकिन ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और फिर लास्ट वाले में सिर्फ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा था इवन मैकेनिज्म की, तो इवन का अगर मुझे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना हो, देखो मैं ये नीट और जेई के पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ, तो सारा एनर्जी स्टेबिलिटी डायग्राम, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम, ये सब देख के ही करेंगे। अब यहाँ पर रेट की अगर मैं बात करूँ, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो रेट SN1 के लिए क्या होता था, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब यहाँ पर मेरा सबस्ट्रेट क्या था, RX अल्काइल हैलाइड, क्योंकि जो पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, उसमें सिर्फ RX इन्वॉल्व था, अभी अटैक नहीं हुआ था। अटैक जो है दूसरे स्टेप में हुआ। तो जो मेरा कार्बोकटायन बनता है वो सिर्फ RX पे डिपेंड करता है। इसका मतलब E1 भी जो है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब यहाँ पर इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर इंटरमीडिएट तो बनेगा ना। अभी हमने देखा कौन सा इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, कार्बोकटायन। तो सबसे पहले इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखेगा कुछ ऐसा। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये जो डेप्थ है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये है ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये है ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। अब पहली पीक की हाइट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो मेरा कार्बोकटायन बना है वो एक अनस्टेबल स्पीशीज़ होते हैं। तो अनस्टेबल स्पीशीज़ बनाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। तो पहला अगर मैं स्टेप बोलूँ तो पहला स्टेप कैसा है, एंडोथर्मिक। यहाँ वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या लेते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस। एक्स एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस। फर्स्ट स्टेप में देखूँ मैं एनर्जी देनी पड़ रही है, तो एनर्जी दे रहा हूँ, इसका मतलब पहला ये जो पीक तक जाने का प्रोसेस है ये कैसा है, एंडोथर्मिक। और अगला स्टेप कैसा है, उसमें एनर्जी कम हो रही है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये नीचे जा रहा है, तो ये एक्सो स्टेप है, एक्सोथर्मिक। और अगर यहाँ से यहाँ देखूँ तो ऊपर जाना पड़ रहा है, तो ये कैसा है, एंडोथर्मिक। एरो सीधे भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन जो है उसको तो ऐसे हम शो कर सकते हैं, ये हमने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा भी है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या है, साइड में लिख दो, इंटरमीडिएट वही है जो SN1 रिएक्शन में बनता था। इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें फास्ट स्टेप कौन सा है,
तो पहला स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ फिर से, वैसे ये बड़ी कॉमन सी बात है। फर्स्ट स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा है वो है स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो कैसा स्टेप होता है, फास्ट। तो ये बात जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो E1 मैकेनिज्म के बारे में मैंने ये बात कर ली। अब एक काम करता हूँ, वही रिएक्टेंट दोबारा लेता हूँ। ये रिएक्टेंट मैंने लिया, यहाँ पे मेरा Cl था। अब मैं इसमें H2O ना डाल के मैं डालता हूँ OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव जो है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ ये बल्कि भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगाए तो बल्कि तो ये बिल्कुल नहीं है। अब फिर से अगर मुझे लेबल करना हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर H और एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर दिखता है H। अब ये किस पे अटैक करेगा, अभी भी जो अटैक होगा वो रेड हाइड्रोजन पर होगा। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ और ये Cl यहाँ से बाहर। तो सर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो सिंगल स्टेप में ही अटैक हो जाता है और लिविंग ग्रुप भी उसी स्टेप में निकलता है। इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होता है काम। लेकिन अगर तुम E1 के साथ कंपेयर करोगे तो E1 में पहले क्या बनता है, कार्बोकैटायन। अब इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी भी जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है, सिडजेफ अल्कीन। तो ये भी हॉफमैन अल्कीन का केस नहीं है। हॉफमैन के केसेस में आपको बताऊंगा किस केस में हॉफमैन बनेगी। बेसिकली वहाँ पर जो अटैकिंग बेस है वो बल्कि होना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, इसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया बीटा पोजीशन से। याद रखना ये जो एलिमिनेशंस अभी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो, ये सारी एलिमिनेशंस कौन सी हैं, बीटा एलिमिनेशन। तो क्या अल्फ़ा एलिमिनेशन भी होती है? बिल्कुल होती है। वो मैं लास्ट जब वीडियो एंड होने वाली होगी तब आपको बताऊंगा कि अल्फ़ा एलिमिनेशन किस केस में होती है। तो आप इसको समझो, यहाँ पर जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बना ये बना सिडजेफ अल्कीन यानी कि ब्यूट-2-ईन। अब अगर मुझे इसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम पढ़ना हो तो मैं रेट क्या लिखूँगा। अब रेट जो है ये अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है एंड जो मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बेसिकली उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जो मेरा बेस है दोनों पर ही रेट जो है डिपेंड करेगा। तो रेट को कैसे लिखेंगे, K कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे। न्यूक्लियोफाइल लिख लो या बेस लिख लो। बेस लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैं एलिमिनेशन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख लो बेस, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ये जो मेरा मैकेनिज़्म है ये कौन सा है, E2 मैकेनिज़्म। तो ये मैकेनिज़्म कैसा है, E2। तो अगर आप मान लो अगर आपको इससे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लेता है और बोलता है कि RX की जो कंसंट्रेशन है उसको भी डबल कर दिया और बेस की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। लेकिन अगर पहले वाले केस में मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ और फर्स्ट केस में E1 के केस में अगर आपको वो बोलता है RX की भी कंसंट्रेशन डबल की और बेस की भी कंसंट्रेशन जो है वो भी डबल कर दी, तो अब ये बताओ कि रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेस की कंसंट्रेशन तो आप जितनी मर्जी करते रहो उस पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा E1 मैकेनिज्म में। तो वहाँ पर अगर आप दोनों को डबल कर रहे हो तो रेट जो है डबल होगा क्योंकि RX पर डिपेंड करेगा, सिर्फ 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। लेकिन E2 मैकेनिज्म में अगर आपने दोनों को डबल किया तो रेट हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसका अगर रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसको भी बना लेते हैं। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें, अब इसमें 2 स्टेप नहीं है, इसमें एक ही स्टेप है। तो ये रिएक्शन सिंपली ऐसी दिखेगी, यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट, और ये जो है ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, या इसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी लिखा होता है। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का कर्व है। तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था, तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनी। तो ट्रांजिशन स्टेट में बेस अटैक कर रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल निकल रहा होता है एक ही स्टेप में। तो इसको लिख लो,
यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बना वो भी क्या है, सिडजेफ प्रोडक्ट। तो सर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया आपने सिडजेफ पे, अब आप ये बताओ कि हॉफमैन कब बनेगा, तो चलो वो भी देखते हैं। अब मैं फिर से वही रिएक्टेंट लेता हूँ, मैं एक ही रिएक्टेंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक ही रिएक्टेंट में फ़र्क समझ आ जाए कि अटैक करवाने वाली स्पीशीज़ से प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब फिर से मैंने क्या लिया, वही 2-क्लोरोब्यूटेन ले लिया। इस पर अब की बार ना तो मैं पानी का अटैक करवा रहा हूँ, ना ही OH नेगेटिव का अटैक करवा रहा हूँ। अब की बार मैंने अटैक करवा दिया, मान लो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसे दे रखा है OCH3 CH3 CH3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और आपको पेपर में इसकी जगह क्या लिखा होता है, कई बार इसको रेड से मार्क कर देता हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पे ऐसे ही लिखता है, TBUOK। अब ये जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्बन के साथ 3-3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये जो मेरा बेस है ये बल्की बेस है। तो यहाँ पे लिख लो ये कैसा बेस है, ये बेस है बल्की। अब बल्की बेस है तो मैं फिर से बीटा हाइड्रोजन मार्क करता हूँ, एक मैंने रेड कलर से बना दिया, एक मैंने ब्लू कलर से बना दिया। अब एक बात बताओ, जो चीज़ खुद ही बल्की है, भारी है, वो किस तरफ अटैक करना चाहेगी, ये रेड वाले हाइड्रोजन पर या जो टर्मिनल हाइड्रोजन है। देखो जो रेड वाला हाइड्रोजन है उसका कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है, लेकिन जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो एक तरफ से खाली है। तो बल्की बेस क्या करते हैं, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं। मैं इस हाइड्रोजन पर लिख देता हूँ, ये कैसा है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ये राइट साइड से खाली पड़ा हुआ है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो बेसिकली बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड जो है यहाँ पर आएगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा अब की बार, अब जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हॉफमैन। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है मैं इसको लिख देता हूँ ब्यूट-1-इन। ब्यूट-1-इन ये कैसा प्रोडक्ट है, हॉफमैन। तो हॉफमैन प्रोडक्ट अब मेरे पास मेजर कब बना, जब मेरे पास बेस कैसा था, बल्कि। और ये भी जो रिएक्शन है TBUOK के साथ, ये कैसी होती है, E2, ये एक ही स्टेप में हो जाती है। तो ये भी कैसी है, E2 रिएक्शन है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कैसा है, हॉफमैन एल्कीन। इसको ध्यान से समझ लो कि सिडजेफ में और हॉफमैन में कब कब फ़र्क आता है। देखो मैंने आपको सिंपली बताया, मैंने कोई रिएक्टेंट चेंज ही नहीं किया। मैंने सेम रिएक्टेंट पर सबसे पहले अटैक करवाया पानी का, जो कि एक वीक बेस था या वीक न्यूक्लियोफाइल था। दूसरा मैंने अटैक करवाया OH नेगेटिव का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस था, तो उसने करवाया E2 मैकेनिज्म। थर्ड में मैंने बेस बल्की कर दिया, तो रिएक्शन E2 ही रही, लेकिन बल्की बेस कहाँ पर अटैक करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन पर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, हॉफमैन एल्कीन। अब एक काम करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब मैं रिएक्टेंट चेंज करता हूँ। अब रिएक्टेंट चेंज करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2-फ्लोरोब्यूटेन लगा दिया। अब फ्लोरीन जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, फ्लोराइड नहीं निकलता इजीली, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड है ये कैसी है, स्टेबल। अब मैंने क्या किया, इसमें OH नेगेटिव डाल दिया। तो OH नेगेटिव डाला है तो सबसे पहली बात ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियस सी बात है E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। E2 में भी अब मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये हाइड्रोजन रेड से और ये हाइड्रोजन ब्लू से। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। तो पहले तो हमने देखा था OH नेगेटिव जो था, क्लोरीन वाले केस में लाल वाला हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट करता था, लेकिन इसमें उल्टा होगा। इसमें ये वाला ब्लू हाइड्रोजन जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा और ये बॉन्ड फॉल करेगी यहाँ पर। तो अब की बार भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो याद भी रख सकते हो कि जब फ्लोरीन का केस हो, फ्लोरीन को मार्क कर लो। यहाँ हॉफमैन क्यों बना, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है, पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेरा मेजर बनता है। ऐसा क्यों होगा, बेसिकली मैं आपको इसका भी रीज़न बता देता हूँ। तो पुअर लिविंग ग्रुप से सर ये तो रटने वाली बात हो गई कि पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो हॉफमैन मेजर बनेगा। तो इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है। देखो जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो यहाँ पर OH नेगेटिव की वजह से
नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता हो। हालांकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा नहीं, ये भी रिएक्शन सिंगल स्टेप है, तो कैसी है, E2 रिएक्शन E2 है, लेकिन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर बात करूं तो कार्बन आयन में कार्बोकटायन में कैसा होता है, 3 डिग्री का कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, लेकिन कार्बन आयन में होता है उल्टा, 1 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 1 डिग्री पे जितने कम अल्काइल ग्रुप साथ में लगे होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो रेड वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन पर लगा है उसमें 2-2 CH कार्बन वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं लेफ्ट में और राइट में, लेकिन ब्लू वाले में क्या है, सिर्फ राइट में एक कार्बन लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो अटैक होगा वो कहाँ पर होगा, ब्लू हाइड्रोजन पर। तो यहाँ से ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और हॉफमैन अल्कीन बनेगी। तो बेसिकली आप कार्बन आयन इंटरमीडिएट को इमेजिन करके यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बना सकते हो। हालांकि जब क्लोरीन का केस था तो रेड वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें याद रखना इसमें भी क्या है, हॉफमैन। तो कार्बन आयन की चाहो तो स्टेबिलिटी भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे CHHCH3। तो इस कार्बन आयन की डिग्री क्या है, ये है 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसे सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर यहाँ पर 2-2 CH3 ग्रुप हो गए, CH3 और मान लो ये भी CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज चाहता है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, ना कि उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पर 2-2 CH3 देंगे तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर 3-3 हो गए, CH3 CH3 CH3, यानी कि 3 डिग्री का कार्बन आयन हो गया, तो ये तो लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन होता है। तो तीनों यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से ये देगा, यहाँ से ये देगा, यहाँ से ये देगा, तो कार्बन आयन जो है अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है मेजर, किस केस में, फ्लोरीन के केस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये एग्जांपल तुम्हारे लिए है, 1-2 मान लो, चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर है ब्रोमीन, और मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, OH नेगेटिव। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी तुम्हें कि ये E2 होगा या E1। अब OH नेगेटिव कैसा है सर, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैकेनिज्म कौन सा होने वाला है, E2 होने वाला है। चलो इतनी बात क्लियर है। अब फिर से वही क्वेश्चन, बीटा हाइड्रोजन ये वाला निकले, रेड वाला या ब्लू वाला। तो अब ये मेरे को अलग अलग कलर से दिखाना पड़ रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हें हो सकता है कि ये चीज़ें अलग कलर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों हाइड्रोजन यार तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। मान लो ब्लू वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बॉन्ड यहाँ फॉल करेगी और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, वो होगा कुछ, एक ये डबल बॉन्ड थी और एक ये डबल बॉन्ड थी। थोड़ा साफ से बनाते हैं, एक ये डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगी। लेकिन अगर मान लो रेड वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, तो अगर रेड वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, एक सेकेंड, तो ये यहाँ से इधर, ये बॉन्ड यहाँ पर और ब्रोमीन बाहर, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखना एक बार। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ थी और एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा रेड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने पर जो अल्कीन बना है, यहाँ पर कैसा है, डबल बॉन्ड, ये मैं मार्क करता हूँ एक डिफरेंट कलर से, या इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन, यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेटेड। ये अल्कीन जो है ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, या मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता है रेजोनेंस जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी, तो यहाँ मोर स्टेबल होगा, तो यही प्रोडक्ट मेरा कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट मेरा कैसा है, मेजर। हालांकि जो ये पहले हमने ब्लू हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने पर बनाया है, ये अल्कीन मेरा कम बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मैंने हाईलाइट किया है। अब एक काम करते हैं, इसी में स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करके देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले E2 एलिमिनेशन की अगर मैं बात करूं, E2 एलिमिनेशन में आप एक बात हर जगह पढ़ते हो कि ये कैसी होती है, एंटी एलिमिनेशन होती है। तो ये कैसी है, एंटी एलिमिनेशन।
अब रट तो लिया सर, पर आप एक बात तो बताओ, ये एंटी होती क्यों है? तो बिल्कुल आपका सही डाउट है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर Br लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, और ये भी हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। मान लो ये भी हाइड्रोजन है। अब ये तो पोजीशन थी अल्फ़ा और ये थी बीटा। बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, इतना मुझे पता है। अब हाइड्रोजन निकले कौन सा, HA निकले या HB निकले? तो ध्यान से समझो, अगर HB निकला तो ये तो सिन हो जाएगा, और अगर HA निकला तो वो ब्रोमीन से अपोजिट है, वो एंटी है। हमें पता है एंटी निकलना है, लेकिन निकलना क्यों है? तो इसका रीज़न क्या है, जब OH नेगेटिव या बेस अटैक करेगा तो ब्रोमीन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर तो HB पर अटैक हुआ तो ये सेम साइड ऑफ ब्रोमीन पे लगा हुआ है, यहाँ पर क्या फेस होगी, रिपल्शन। क्योंकि OH नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है और ब्रोमीन के पास क्या है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो इस पर तो रिपल्शन फील होगी। तो इसीलिए OH नेगेटिव कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, HA। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड होगी और Br यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होती है, एंटी एलिमिनेशन। तो चलो आपको एंटी एलिमिनेशन तो समझ में आ गया। अब मैं लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब क्वेश्चन देखें। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो, यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर ये CH3 है अबव द प्लेन, और यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है ये भी क्या दिया हुआ है, अबव द प्लेन। इस पर आपको दे दिया OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव है तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि सर ये E1 मैकेनिज्म है या E2 मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म है कैसा, E2 मैकेनिज्म है। अब बात ये है कि हाइड्रोजन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट हो। तो बीटा पर एक हाइड्रोजन तो है, ये बिलो द प्लेन होगा क्योंकि CH3 अबव द प्लेन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा और एक हाइड्रोजन कैसा होगा, बिलो द प्लेन, क्योंकि E2 एलिमिनेशन एंटी होनी है, ये बात हमें पता चल चुका है। तो अगर Br अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, बिलो द प्लेन से। अगर बिलो द प्लेन निकलना है तो ऊपर भी बिलो द प्लेन पड़ा हुआ है और नीचे भी पड़ा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों पे अटैक करवाता हूँ। एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकला तो ये बॉन्ड यहाँ और ब्रोमीन यहाँ से बाहर। एक बार दूसरा केस है, ये OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर दे, ये हाइड्रोजन यहाँ और Br यहाँ से बाहर। तो दो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो। एक डबल बॉन्ड यहाँ, अब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गई है तो CH3 प्लेन में ही आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। कलर कैसे चेंज हो गया भाई। एक प्रोडक्ट बना ये CH3 यहाँ पर। अब ये दोनों तुम्हें ऑप्शन में दिए गए होंगे और पूछेगा कि मेजर कौन सा है। तो भाई ध्यान से देखो, ना तो OH नेगेटिव बल्कि बेस है कि हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाए, और ना ही Br नेगेटिव जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा था, फ्लोरीन। तो ना तो ये बल्कि है ना पुअर लिविंग ग्रुप है, तो हॉफमैन वाला केस नहीं बनेगा। तो कौन सा बनना चाहिए, सिडजेफ अल्कीन बननी चाहिए। अब देख के बता दो कि सिडजेफ अल्कीन कौन सी है, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, जिसके ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ऊपर वाली जो अल्कीन है इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, जहाँ पे मैंने मार्क किया है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 2 2 4, और 3 ये जो CH3 वाले हैं, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है। हालांकि अगर मैं नीचे वाली अल्कीन की बात करूं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे और 1 यहाँ पर होगा। तो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो सिडजेफ कौन सी हुई, ऊपर वाली। तो ये मेरी सिडजेफ अल्कीन है, और मेजर प्रोडक्ट भी कौन सा होगा, यही मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर एक बल्कि बेस था और ना यहाँ पर कोई पुअर लिविंग ग्रुप था। तो ऐसे आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री डालकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मेरा प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, और ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, मेजर। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, CH3 मान लो बिलो द प्लेन है। क्वेश्चन ये दे दिया गया, CH3 बिलो द प्लेन है, ब्रोमीन अबव द प्लेन है, और यहाँ पे डाल दिया OH नेगेटिव। अब कुछ आंसर्स तो आप खुद ही कर दो कि ये कौन सा एलिमिनेशन है। तो यस, E2 एलिमिनेशन है। और E2 एलिमिनेशन कैसा होता है, एंटी। अब एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है, अगर Br अबव द प्लेन है तो बीटा हाइड्रोजन जो निकलेगा वो कैसा होना चाहिए, बिलो द प्लेन। अब अगर आप ऊपर वाला कार्बन देखो, जिसको मैंने रेड से डॉट मार्क किया है, उस पे तो CH3 बिलो द प्लेन है, तो अबव द प्लेन हो जाएगा हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता,
क्योंकि Br और H अपोजिट साइड पे होने चाहिए। तो बचता कौन सा है, ये नीचे वाला। एक हाइड्रोजन यहाँ पर अबव द प्लेन होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बिलो द प्लेन होगा। तो OH जो है यहाँ पर अटैक करेगा, OH नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ फॉल करेगा और Br यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा अब की बार, अब कौन सा बन गया, अब डबल बॉन्ड आई यहाँ पर और ये CH3 कैसा रहा, बिलो द प्लेन। अब ये एल्कीन कैसी थी, ये एल्कीन तो सर आपने हॉफमैन बनाई है, तो बिल्कुल हॉफमैन ही बनेगी। अब जिन बच्चों ने ये रट्टा मारा होगा कि एक तो ना ये बल्कि बेस है और ना ही यहाँ पर कोई पुअर लिविंग ग्रुप है, तो मैं एक काम करता हूँ सेडजा बना देता हूँ, ये बात गलत है। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करके दे रखी है पेपर में, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि E2 एलिमिनेशन कैसी है, एंटी एलिमिनेशन। और एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है, अगर ब्रोमीन अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन निकलने वाला बिलो द प्लेन होना चाहिए। ऊपर वाला हाइड्रोजन तो भाई अबव द प्लेन है, वो कैसे निकलेगा, तो नीचे वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये कैसी एल्कीन होगी, हॉफमैन एल्कीन। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को ध्यान में रखना है। तो अब तक अगर मैं छोटी मोटी बात तुम्हें बताऊं, बात छोटी मोटी तो नहीं है लेकिन मोटी मोटी है। E2 जो एलिमिनेशन होगी वो कैसी होगी, एंटी। E2 तो हमेशा एंटी होगी। E1 में क्योंकि कार्बोकटायन बनता है, वो सिन भी हो सकती है और एंटी भी हो सकती है। मतलब अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, क्योंकि कार्बोकटायन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो प्लेनर स्पीशीज़ है। आगे से अटैक कर लो या पीछे से अटैक कर लो, तो उसको दोनों ही ठीक है, उसको दोनों में मज़ा आता है। E2 में अगर लेकिन बात करूं तो उसमें एंटी एलिमिनेशन ही होती है। चलो, तो सर E1 तो बड़ी देर पहले पढ़ा था, तो हम भूल भी गए उसको। चलो एक काम करता हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं फिर से। अब ये वीडियो मुझे लगता है कि लंबी तो होने वाली ही है, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में इसको कवर करना है। अब यहाँ पे मान लो तुम्हें हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा, यहाँ पर है ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा है, अबव द प्लेन। अब तुम्हें दे दिया यहाँ पर क्या, H2O और दे दिया हीट। अब आपको पता है कि H2O कैसा है, वीक बेस है। वीक बेस है, इसका मतलब ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इवन मैकेनिज्म। अब इवन मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, Br जो है यहाँ से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कार्बोकटायन। तो ये बन गया यहाँ पर कार्बोकटायन। अब यहाँ पर एक CH3 बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। और इसकी अगर मैं बीटा पोजीशन देखूं तो यहाँ पर भी तो दो हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो एक बार तो क्या होगा, H2O का जो ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या है, यहाँ चली जाएगी। तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा ये वाला, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। प्लस एक और काम भी तो हो सकता था, अगर ऑक्सीजन जो है ये वाले हाइड्रोजन पर अटैक कर ले, बीटा हाइड्रोजन पर, या इस पर अटैक कर ले, तो दोनों काम हो सकते हैं। क्योंकि कार्बोकटायन के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे वाला हाइड्रोजन निकले या पीछे वाला हाइड्रोजन निकले। तो एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा कुछ ऐसा। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर क्या था, CH3 बिलो द प्लेन। तो अब कौन सा मेजर होगा, तो फिर वही बात है कि ना तो पुअर लिविंग ग्रुप है ना ही बल्कि बेस है, तो यहाँ पर सेडजेफ ही मेजर होगा। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ना आए कि जो नीचे वाले दो हाइड्रोजन है इससे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे क्या, नहीं भाई। एक हाइड्रोजन अगर ऊपर अबव द प्लेन निकल गया तब भी डबल बॉन्ड वहीं आनी है, और अगर बिलो द प्लेन वाला निकला तब भी डबल बॉन्ड वहीं आनी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है वो दोनों अटैक से बन सकता है, सिन अटैक हो चाहे एंटी अटैक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो ये वाला डाउट जो है ये नहीं रहना चाहिए, कार्बोकटायन को कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन आपको दे रखा है, एक यहाँ पर क्या है CH3 दे रखा है अबव द प्लेन। इसको स्टार मार्क कर लेना, एक अच्छा एग्जांपल है ये, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है। और यहाँ पर बिलो द प्लेन CH3 दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन आपको दे रखा है N
CH3 थ्राइस, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक OH नेगेटिव भी है हमारे पास। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, अब ध्यान से समझो। OH नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होगा, E2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या फॉलो होगा, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म होता है एंटी। अब एंटी होता है तो एंटी में अगर आप ध्यान से देखो तो अगर नाइट्रोजन वाला ग्रुप ये अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर अटैक होगा, ये बॉन्ड यहाँ गिरेगी और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। नीचे अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि NCH3 थ्राइस भी अबव द प्लेन है और ये जो नीचे वाला यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ये भी कैसा होगा, अबव द प्लेन। तो ये अटैक मैंने नहीं करवाया। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा एंटी एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग वो कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी और ये CH3 बिलो द प्लेन ही रहेगा। तो ये ही मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, नीचे अटैक नहीं होगा क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है, एंटी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। ये सारे के सारे बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। अगर आपने ये कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको फर्दर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा मेजर प्रोडक्ट मैं बना चुका हूँ। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, अब ये जो है ये कुछ ऐसे आपको दे रखा है, ये यहाँ पे अबव द प्लेन CH3 दे रखा है, यहाँ पे वही बिलो द प्लेन CH3 दे रखा है। लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ पर जो ग्रुप है वो है NCH3CH3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखी हैं तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस पर अगर आपको दे दिया हीट, अब ये एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, IIT के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन है कोप एलिमिनेशन। अब इसमें क्या है, ये कोप एलिमिनेशन E2 है। अब E2 है तो अच्छी बात है। अब बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, E2 एलिमिनेशन कैसी होती है, एंटी एलिमिनेशन। भाई ये E2 जो है ये सिन एलिमिनेशन है। कैसे, अब यहाँ पर जो अटैक करने वाली स्पीशीज़ है, जो मेरा बेस होता है वही अटैक करता है, और यहाँ पर बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। O पे नेगेटिव चार्ज जो है वही बेस का काम करेगा। अब क्योंकि पूरा का पूरा ये O वाला ग्रुप जो है ये अबव द प्लेन है। क्यों अबव द प्लेन है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन कैसा है, अबव द प्लेन। तो इसके लिए कौन सा प्रोटॉन निकालना आसान होगा, जो इसके साथ लगा हो, अबव द प्लेन हो। अब ये वाला जो प्रोटॉन होगा ऊपर, ये तो बिलो द प्लेन होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन होगा ये कैसा होगा, जो हाइड्रोजन होगा अबव द प्लेन। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ गिर जाएगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड आई यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई, ये CH3 तो प्लेन में आ जाएगा, और ये अबव द प्लेन CH3 जो है ये एज इट इज़ रहेगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर JEE कोप एलिमिनेशन। ये जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CH3 है, बेसिकली ये जो है टर्शरी अमीनो ऑक्साइड है। इसको याद रखना कि इस केस में क्या है, कोप एलिमिनेशन होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन अबव द प्लेन है तो उस पर लगा हुआ ऑक्सीजन भी अबव द प्लेन है, तो हाइड्रोजन जो निकलेगा वो भी अबव द प्लेन होना चाहिए। तो ये ऐसी E2 मैकेनिज्म है जो सिन है। तो इसका जो प्रोडक्ट है हमने वो भी बना दिया। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब सर इसमें तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये हॉफमैन होगा या सिड्ज़ेफ अल्कीन होगी, तो क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें कोप में हमें ये भी समझ में आ जाए? तो बिल्कुल मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया NCH3 CH3 O नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, एक सेकेंड, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो NCH3 CH3 O नेगेटिव, चलो, और यहाँ पर आपको दे दिया गया हीट। एलिमिनेशन तो होनी है, ये बात तो पक्की है।
अब यहाँ पर एलिमिनेशन तो होगी, लेकिन बात वही आ गई कि ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो बीटा, या ये जो ब्लू कलर वाला है इसको एब्स्ट्रैक्ट करें। तो भाई ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ऑक्सीजन अब कहाँ पर अटैक करे, जो इजीली एक्सेसिबल हाइड्रोजन हो। तो ये रेड वाला हाइड्रोजन जो है ये आराम से निकाला जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की साइड है, या मैं बोलूँ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो यहाँ से ये यहाँ फॉल करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, और ये ग्रुप यहाँ से बाहर। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट बना ये भी कैसी एल्कीन है, हॉफमैन एल्कीन। तो ये वाला जो केस है ये भी कैसा है, हॉफमैन एल्कीन है। तो ये भी एक कोप एलिमिनेशन रिएक्शन थी। तो कोप एलिमिनेशन कैसी होती है, सिन रिएक्शन। तो इसको भी ध्यान रखना। इसमें हालांकि स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रखी थी, पर फिर भी तुम देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बना है, हॉफमैन। अब मैं और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। मान लो तुम्हें यहाँ पर ब्रोमीन दे दिया जाए और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन दे दिया जाए, और तुम्हें इस पर डलवा दिया OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव है तो सभी को पता लग गया ये कैसा मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म होने वाला है। चलो, तो अब सबसे पहले प्रोटॉन कौन सा निकलेगा, ये जो मैंने रेड से लेबल कर रखा है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ने वाली है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। तो साथ वाले कार्बन पर फ्लोरीन लगा हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले निकलेगा कौन, फ्लोरीन पहले निकलेगा या ब्रोमीन? तो सबसे पहले निकलेगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये यहाँ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसी स्पीशीज आएगी, ये यहाँ पर आ गई डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। अब फिर से OH नेगेटिव का अटैक तो हो ही रखा है। अब OH नेगेटिव कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करे, तो एक हाइड्रोजन तो ये है और एक हाइड्रोजन ये ब्लू कलर से भी है, ये दोनों ही बीटा है। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट करवाया जाएगा भाई, डबल बॉन्ड के साथ वाला हाइड्रोजन मत निकलवा देना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो तुम निकाल भी दो तो ये यहाँ फॉल करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, तो दोनों डबल बॉन्ड साथ साथ आ जाएंगी। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव अल्कीन्स, या इसी को बोलते हैं अलीन सिस्टम। तो अलीन ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला, और ये यहाँ फॉल करेगा और फ्लोरीन यहाँ से बाहर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा दिखेगा, ये यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। ये भी कैसा है, कॉन्जुगेटेड, ये भी कॉन्जुगेटेड है। तो मेरा मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, यही है। आई होप अब तो आपके टिप्स पे बैठ गई होगी बात कि क्या क्या मेरा बनने वाला है। चलो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एलिमिनेशन, अब आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी बातें। मैंने जितना स्टीरियोकेमिस्ट्री घुसाना था मैं वो भी घुसा के दिखा चुका हूँ। अभी मेरे को E1C भी समझाना है, और अल्फ़ा एलिमिनेशन भी आपको बताऊँगा कि क्या होता है। तो अब मान लो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दे रखा हो, यहाँ पे Br है और यहाँ पे क्या है, CH3OH और हीट, CH3OH और यहाँ पे क्या है, हीट। अब CH3OH क्या है, एक वीक बेस है। वीक बेस है, इसका मतलब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, E1। E1 में सबसे पहले क्या होता है, समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होगा, Br जो है निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये है कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री का कार्बोकटायन है। एक कार्बन इसके यहाँ है लेफ्ट में और एक राइट में, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकटायन है। अब आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकटायन क्या करता है, शिफ्ट कर सकता है। शिफ्ट करके यहाँ पर क्या होगा, अगर ये मिथाइल ग्रुप इधर ट्रांसफ़र हो जाए तो इसको क्या बोलते थे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, CH3 नेगेटिव शिफ्ट। तो इससे सर फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा भी दिखाता हूँ तुम्हें। अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो बेसिकली ये तो जा चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। अब ये कितने डिग्री का कार्बोकटायन है, ये है 3 डिग्री का कार्बोकटायन, 3 डिग्री कार्बोकटायन। और 3 डिग्री का कार्बोकटायन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री का कार्बोकटायन। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हीट दे रखा है, तो CH3OH में CH3OH ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है अब एब्स्ट्रैक्ट कराएगा हाइड्रोजन। अगर आपने पहले ही स्टेप में एब्स्ट्रैक्ट करवा दी तो भाई आपका प्रोडक्ट गलत बनने वाला है। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे मान लो ब्रोमीन निकला और पॉजिटिव चार्ज बन गया, और फिर यहाँ पर तो 3 डिग्री वाले पर तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन था। अगर आपने ये एब्स्ट्रैक्ट करवा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
तो इसीलिए मैं गलत तरीका आपको नहीं बता रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट करवाना, 2 डिग्री का कार्बोकटायन 3 डिग्री कार्बोकटायन में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, ये भी बीटा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा। एक क्यों बेसिकली होंगे, तो ऊपर तो 3 हाइड्रोजन होंगे, ये लेफ्ट में भी 3 होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो पहली बात, अब निकले कौन सा, अगर तो आपने रेड वाला निकाला तो ये यहाँ पर रेड वाला निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये। अगर लेफ्ट वाला हाइड्रोजन जो रेड कलर से है अगर उसको भी मार्क करोगे तो यार सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, बना के देख लेना, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगर ब्लू वाला एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसने, ऑक्सीजन का लोन पेयर मान लो ये ब्लू वाला एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये बॉन्ड यहाँ फॉल करेगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 2 डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ पर। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है आपको पता है, नीचे वाला जो मेरा अल्कीन है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट भी क्या होगा, यही होगा। तो ये इवन मैकेनिज़्म था। इवन में हमने यहाँ पर क्या समझा कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कार्बोकटायन की, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। मैं इसीलिए आपको समझा रहा था कि मैकेनिज़्म क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मेजर प्रोडक्ट भी यही बना। अब सिमिलरली और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, अब मान लो तुम्हें यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जांपल दिए सब में अल्काइल हलाइड था या नाइट्रोजन वाला लीविंग ग्रुप था या कोप एलिमिनेशन थी। अब मान लो तुम्हें OH दे रखा हो, OH की एलिमिनेशन किससे करवाते हैं, H2SO4 से। तो अगर मैं H2SO4 ड्रा करूँ तो HOSO3H अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर हीट करेंगे तो ये कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेगा, E1 मैकेनिज़्म। अब E1 मैकेनिज़्म फॉलो होगा तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा और ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज पसंद है नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेगा। बॉन्ड तोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकटायन जनरेट होगा। कार्बोकटायन अगर जनरेट हो गया तो फिर से वही बात, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो जिससे भी स्टेबल प्रोडक्ट बनता हो वही बनेगा। तो यहाँ से गिर जाएगा और जो अल्कीन बनेगी वो कौन सी होगी, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये E1 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप था ये 2 डिग्री का अल्कोहल था। अब अगर H2SO4 के साथ करूँ तो क्या सर हमेशा ही E1 मैकेनिज़्म होगा, नहीं भाई। अब मान लो मैं थोड़ा सा इस रिएक्टेंट को मॉडिफाई कर देता हूँ और मैंने कुछ ऐसे कर दिया, ये OH मैंने यहाँ लगा दिया और फिर इसमें मैंने क्या डाल दिया, H2SO4। तो अब जो मैकेनिज़्म होगा वो होगा E2 मैकेनिज़्म। क्यों, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री का कार्बोकटायन पॉसिबल है नहीं, तो 1 डिग्री का कार्बोकटायन लीस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए इसमें कार्बोकटायन मैकेनिज़्म फॉलो नहीं होगा, यानी कि E1 मैकेनिज़्म फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, एक सेकंड, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये फॉल करेगा यहाँ और ये ऑक्सीजन ये यहाँ से लोन पेयर देगा इसको, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही स्टेप में बन जाएगा। वो कैसा दिखेगा, ये वाला। तो प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा, E2 मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग ब्यूट 1 इन। तो ये बात याद रखना कि E2 में एक ही स्टेप में मैकेनिज़्म होगा, मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ, ये भी थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखो, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना। मान लो कुछ तुम्हें ऐसा दे दिया गया हो, 5 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पर क्या है, OH, चलो, और इसके ऊपर डलवा दिया H2SO4। अब यहाँ पर क्या करोगे, H2SO4 दे दिया, हीट दे दिया, तो एलिमिनेशन तो होनी है। तो करेंगे यहाँ पर क्या, H2SO4 H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है इधर ट्रांसफ़र कर देगा, तो यहाँ पर कैसा कुछ बनेगा, OH2 प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए हैं। अब ये लीव कर जाएगा तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, एक कार्बोकटायन। तो यहाँ से क्या बन गया, एक कार्बोकटायन, और ये कार्बोकटायन कितना है, 2 डिग्री का है।
अब पहली बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिंग एक्सपेंशन। ये केस कौन सा है, अब ये भी E1 मैकेनिज्म है, कार्बोकटायन बन रहा है और यहाँ पर कार्बोकटायन में रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। तो बेसिकली ये बॉन्ड टूट के कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। और अगर मुझे देखना हो कि कितने मेंबर की रिंग बनेगी, तो वैसे 5 मेंबर रिंग जो है एक्सपेंड करके 6 मेंबर में जाती है। मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी। मैं एक बार बना देता हूँ 6 मेंबर की रिंग और इसको भी एज इट इज़ लेबल कर देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ था, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ था। रिश्ता किस किस के बीच में टूटा है, रिश्ता टूटा है सेकंड और सिक्स्थ के बीच में। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था 1 2 3 4 5 6। अब जो बॉन्ड टूटी थी वो कहाँ से टूटी थी, 6th पोजीशन से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन। अब यहाँ पर कार्बोकटायन आ गया तो इसकी डिग्री कितनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी डिग्री है 2 डिग्री। अभी भी बात नहीं बनी, अभी ये फिर रीअरेंज कर सकता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट होने पर क्या होगा, बेसिकली जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, जहाँ से हाइड्राइड निकलेगा, यहाँ से निकल के यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकटायन है वो 3 डिग्री का है और 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री। अब यहाँ पर कहीं से भी बीटा हाइड्रोजन निकलवा दो, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो मान लो मैंने यहाँ से निकलवा दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अच्छा बीटा हाइड्रोजन तो ये भी होगा, लेकिन अगर ये निकल गया तो मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, जो कि मैं अब नहीं बना रहा हूँ। तो मेजर प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा अब की बार, ये यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगी। चलो मैंने मेजर तो बना दिया। अगर तुम कहो कि अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलवाता तो क्या होता, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने पर तो यहाँ पर कैसी बनती, ये एल्कीन। तो ये कैसी होती, ये माइनर होती, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर, ये ऊपर वाला एल्कीन। चलो तो ये सारी मैंने आपको पढ़ा दी बीटा एलिमिनेशन। इसमें E1 भी थी, E2 भी थी, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी थी, इसमें कोप एलिमिनेशन भी थी, इसमें जिसमें हलाइड निकल रहे थे वो वाले लिविंग ग्रुप भी थे, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप थे वो भी थे। मेजर प्रोडक्ट भी बता दिया। और हॉफमैन कब बनता है पुअर लिविंग ग्रुप के केस में या बल्कि बेस के केस में, हॉफमैन भी बता दिया, सेडजेव भी बता दिया। तो ये सारी एलिमिनेशन आपको बता दी। अब एक एलिमिनेशन रह गई, वो कौन सी है, अल्फ़ा एलिमिनेशन। तो अल्फ़ा एलिमिनेशन क्या है, आपको कुछ 1-2 रिएक्शंस हैं क्लास 12th में जिसमें कार्बिन जनरेट होता है। बेसिकली जब आप रिमर-टिमन रिएक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ब्रोमोफोम दे रखा है आपको, ब्रोमोफोम जैसे क्लोरोफोम होता है वैसे ही ब्रोमोफोम होता है, CHBr3। इस पर अगर बेस अटैक करता है OH नेगेटिव, तो यहाँ पर बाकी किसी पोजीशन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, तो ये इसी को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और कर भी सकता है क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो वो स्टेबल ही है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाती है। ये जो प्रोसेस होता है ये बीटा एलिमिनेशन नहीं है, ये अल्फ़ा कार्बन पर ही है, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन। बस एक ये छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी, अल्फ़ा एलिमिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हालांकि जब ब्रोमीन निकालेंगे तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो कि वो भी अल्फ़ा एलिमिनेशन है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा है, अल्फ़ा एलिमिनेशन। CBr और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से ब्रोमीन जो है लीव कर जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एलिमिनेशन। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, अब 2 ब्रोमीन रह जाएंगे, CBr। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो क्या पॉजिटिव आएगा, नहीं, नेगेटिव से जब इलेक्ट्रॉन लिए तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये जो स्पीशीज़ बनती है ये बनती है कार्बीन। और यहाँ ये भी इंटरमीडिएट स्पीशीज़ होती है, रिमर-टिमन रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जो कार्बीन बनने का प्रोसेस है ये कौन सा है, अल्फ़ा एलिमिनेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ एक लास्ट जो हमारा रह गया वो है E1CB मैकेनिज़्म, E1CB। तो ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, E1CB मैकेनिज़्म। अब E1CB मैकेनिज़्म में क्या होता है, बेसिकली जहाँ पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं वहाँ पर E1CB मैकेनिज़्म हो सकता है। कैसे, देखो, अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ OH, यहाँ पे लगा दूँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दूँ
एक चलो ग्रुप और लगा दिया। होगा क्या, OH जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। अगर इसका अटैक OH नेगेटिव के साथ करवाया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कैसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया तो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी होगा। कैसे, मैं बना के दिखाता हूँ। डबल बॉन्ड O, ये है OH, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है, ये यहाँ पर, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रेजोनेट करवा सकते हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, OH, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन ने ले लिया नेगेटिव चार्ज। चलो, अब जब ये इसको रिटर्न करेगा तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली अभी ये हाइड्रोजन यहाँ गया था तो डबल बॉन्ड यहाँ गई थी। इस आयन को क्या बोलते हैं, इनोलेट। इनोलेट, ध्यान से देखो, इन भी है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये इनोलेट आयन बोला जाता है इसको। अब जब ये यहाँ पर रिवर्स करेगा तो ये यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर फॉल किया और यहाँ से OH बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, डबल बॉन्ड O हो गई फिर से, और यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो डबल बॉन्ड आ गई यहाँ पर। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसको बोलते हैं E1CB मैकेनिज़्म। तो इसमें इनोलेट बनता है, आप इसको आराम से देख सकते हो। मैंने इस पूरे लेक्चर में काफ़ी ज़ोर लगाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हालांकि चैनल मेरा अभी नया है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ MS चौहान के क्वेश्चंस पर भी डाल रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो ऐसे ही तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आप ये टॉपिक समझा दो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।